औरत अपने पति से विनती कर रही थी कि वो उसे किसी कोठे पर बेच दे। वो लेटे लेटे पैसे कमाना चाहती थी। मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो। गुरगल 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 गुरगल। शेंग जाओ अवाक रह गया। गुजारा करने के लिए कोठे पर जा रहा है। क्या उसे कोई गलतफहमी थी कि अग्निकुंड क्या होता है? शेंग जाओ की पहली पत्नी एक गीशा थी, जो सीमेंट कोठे की सबसे बड़ी वेश्या थी। बाद में उसे बेचारे शेंग जाओ से प्यार हो गया और उससे उसकी एक बेटी हुई। अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनने से रोकने के लिए वो एक अंधेरी रात में उसे लेकर भाग गया। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। उसकी पत्नी मार बर्दाश्त नहीं कर सकी और मरने से पहले अपनी बेटी को शेंग जाओ को सौंप दिया। बेटी एक खूबसूरत जवान औरत बन गई थी और सीमेंट ब्रॉथल की नई टॉप वेश्या ताओ रुओ बन गई थी। टॉप वेश्या होने के बावजूद उसे अपने क्लाइंट चुनने का हक नहीं था। जब तक वे अफोर्ड कर सकते थे वो किसी की भी सेवा करती, इंसान या भूत। कोई भी जवान लड़की अपनी मर्जी से किसी बूढ़े आदमी की सेवा नहीं करेगी। और उसकी खराब सेवा के कारण अगले दिन मैडम ने उसे डांटा। मैडम ने उसे अपनी जगह पहचानने के लिए कहा, और अगर वो नहीं भी चाहती थी तो उसे ऐसा दिखाना था जैसे वो बहुत खुश हो। ताओ रुओ ने जल्दी और ईमानदारी से अपनी गलती मान ली और अगली बार इसे सुधारने का वादा किया। वो सीमेंट ब्रॉथल के सज़ा के तरीकों का अनुभव नहीं करना चाहती थी। पिछले 10 सालों से शेंग जाओ ने अपनी बेटी को देखने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि एक दलाल बन गया था। कोई भी जवान लड़की या किसी की पत्नी जो सीमेंट ब्रॉथल में जाना चाहती थी, उसे शेंग जाओ से गुजरना पड़ता था। उसने पतियों को सिर्फ इस बात की फिक्र करते देखा था कि उनकी पत्नियां कितने में बिक सकती हैं। लेकिन शेंग जाओ औरतों से सीरियसली पूछता, मैडम किस तरह की? गांव वालों को शक हुआ। पैसा? तुम तो हीरा हो, घिन आती है, डिमांड कर रही हो। नहीं, देर मत करो, मेरे साथ अच्छा है। ऐसा जवाब मिलने पर शेंग जाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस पैसे निकाले, उस आदमी को खुशी खुशी पैसे लेकर जाते हुए देखा, फिर उसे सीमेंट के कोठे पर बेचकर मुनाफा कमाया। अगर उसे कोई ऐसी औरत मिलती जो उसकी गुजरी हुई पत्नी जैसी दिखती तो वो उसे रख लेता, हमेशा उसका एहसानमंद महसूस करता। इस बार जो औरत रुकी वो हिम्मत वाली थी। उसे शेंग जाओ के साथ रहना बहुत बोरिंग लगता था और वो ग्लैमरस गीशाओं से जलती थी। उसने शेंग जाओ से गुजारिश की कि वो उसे भी कोठे पर भेज दे। शेंग जाओ जानता था कि जिद्दी इंसान के सामने अच्छी सलाह बेकार होती है, इसलिए वो उसे सीधे कोठे पर ले गया। मैडम ने औरत का बागी वाला चेहरा देखकर बिना झिझक मना कर दिया। वो समझ गई कि वो औरत बस कुछ देर के लिए नई चीज़ ढूंढ रही थी और इस काम में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल न हो। सिर्फ ऐसे लोग ही लगातार पैसे कमा सकते थे। बूढ़े आदमी ने सुंदर लड़की का हाथ पकड़ा, उसे बिस्तर पर दबाया और उसकी बेल्ट पकड़ ली। लड़की को बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि वो कोठे की टॉप वेश्या थी। ये शरीर अब उसका नहीं था। फिर भी कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत की कद्र नहीं करते, गीशाओं के रोज़ाना के ग्लैमरस लुक से जलते हैं और कोठे में घुसने के लिए बेताब रहते हैं। कोठे की मैडम उसे नहीं चाहती थी, उसे एक लोअर क्लास कोठा ज्यादा पसंद था। शेंग जाओ को लगा कि उसमें समाज की सख्ती नहीं है, इसलिए वो उसे सीधे कोठे ले गया, उसे 600 येन में बेच दिया और उसे वो जिंदगी जीने दी जो वो चाहती थी। लेकिन इस तरह की जिंदगी सिर्फ एक रात चली। आजहू को एहसास हुआ कि वो बहुत भोली थी। मेहमान बदतमीज और बदतमीज थे, उसके साथ एक इंसान की तरह बर्ताव कर रहे थे। और तो और मेहमान एक के बाद एक आते रहे, जिससे उसे कोई खाली समय नहीं मिला। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और तेज बारिश में बाहर भाग गई। शेंग जाओ ने पहले ही अपने आदमियों को बाहर इंतजार करने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो वे उसे वापस ले जा सकें। लेकिन आजहू को लगा कि वापस जाना बहुत शर्म की बात है। उसने अपना नाम बनाने का पक्का इरादा कर लिया था और सीमेंट टावर में एक बड़ी दावत हो रही थी ये जानकर आजहू ने किसी मेहमान को अंदर आने के लिए कहा। दावत में आजहू ने ताऊ रुओ पर कड़ी नज़र रखी। उसे उच्च अधिकारियों के बीच चुपचाप बैठा देखकर उसे लगा कि उसके चमकने का समय आ गया है। उसने मेहमानों के साथ नाच रही गीशा को एक तरफ धकेल दिया, अपनी स्कर्ट उठाई और उनमें से एक के साथ सनसेट डांस किया। दोनों एकदम तालमेल में थीं और सबका ध्यान खींच रही थीं। ये मेहमान ताऊ रुओ की प्रेमिका थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका का ध्यान कोई और खींचे, इसलिए वो आगे बढ़ा और उनके डांस में रुकावट डाली। आजहू ताऊ रुओ से लड़ना चाहती थी, लेकिन आखिर में क्योंकि वो सीमेंट टावर था इसलिए उसने कोई सीन करने की हिम्मत नहीं की। सागा ने ताऊ रुओ को दिलासा देने वाले कुछ हल्के फुल्के शब्द कहे, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपना मेकअप ठीक करने के लिए बाथरूम भागी ताकि बाद में सागा के साथ अपनी डेट की तैयारी कर सके। उसी समय आजहू अंदर आई और दोनों औरतें तुरंत लड़ने लगी।
बाल नोचने लगी, बाल खींचने लगी और एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक, जब तक वे थक नहीं गई। लड़ाई के बाद भी ताओ रुओ अपनी प्रेयसी को देखना नहीं भूली। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बस उसे गिरा दिया। अचानक इस अजीब रात का नतीजा ये निकला कि वो प्रेग्नेंट हो गई। कुछ देर की हैरानी भरी चुप्पी के बाद ताओ रुओ ने तुरंत डॉक्टर को रिश्वत दी। उसने मैडम को बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सीमेंट की दुकान में मैडम के पास पूरी ताकत थी और उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। मैडम ने उसे बच्चा गिराने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और अपनी प्रेयसी के बच्चे को जन्म देने का पक्का इरादा कर लिया। एक आदमी एक खूबसूरत औरत के साथ गर्म पानी का झरना मजे में ले रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी आ गई। डरकर वो हकलाते हुए समझाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी शांत रही। कोठे की मैडम होने के नाते उसने हर तरह के मर्द देखे थे और उसे उस पर कोई दया नहीं आई। कोठे में कुछ समय बिताने के बाद आजहू को आखिरकार एहसास हुआ कि वो कितनी भोली थी। शेंगजाओ की मदद लेकर वो बाहर निकलते समय ताओ रुओं को सड़क के किनारे खड़े होकर जिंदगी के बारे में सोचते हुए देखा। उसने जोर से ताओ रुओं से कहा कि कोठा आग का गड्ढा है और उम्मीद है कि वो जल्द ही बाहर कूद जाएगा। ताओ रुओं ये सब अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैडम ने उसे एक तरीका बताया। उसे झूठ बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि बच्चा एक जमींदार के बेटे का है, जो बुढ़ापे में बच्चा पाकर बहुत खुश होगा और उसे छुड़ाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार होगा। लेकिन ताओ रुओ नहीं चाहता था कि उसके प्यार का खून का रिश्ता मिले, इसलिए उसने जमींदार को सच बता दिया। जमींदार के गुस्से के बावजूद उसकी प्रेमिका उसे बहुत पहले ही भूल चुकी थी और नई जिंदगी शुरू करने के लिए विदेश चली गई थी। जब ताओ रुओं को ये खबर मिली तो वो पहले ही विदेश में थी। डिलीवरी आसानी से हो और अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट होने के बावजूद बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ज्यादा काम करने से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा और उसे टीबी हो गई। शेंगजाओ ये खबर सुनते ही बारिश में दौड़कर वहां पहुंच गया। 20 साल बाद अपनी बेटी को देखकर उसे लगा कि वो उससे ज्यादा जी पाएगा। उसने अपनी बेटी की आंखों में गुस्सा देखा और उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की। ताओ रुओ के बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी टीबी और बिगड़ गई। कभी कभी वो अपनी बेटी को एजहू के रेस्टोरेंट में ले जाती थी और दोनों अच्छी दोस्त बन गई। बच्चे को जन्म देने के बाद भी ताओ रुओ हमेशा की तरह खूबसूरत रही। सीमेंट कोठे की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेश्या बनी रही। उसके जूनियर्स उसके टैलेंट की तारीफ करते थे और उनसे उन्हें सिखाने की गुजारिश करते थे। ताओ रुओ पीछे नहीं हटी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें अपना शरीर दिखाने वाली थी, वो बेकाबू होकर गिर पड़ी। एजहू उसके पास गया और उसने ताओ रुओ का अजीब मूड देखा। ताओ रुओ ने एजहू से कहा कि उसकी मौत के बाद उसकी बेटी को सीमेंट कोठे पर भेज दे, शायद यही उनकी किस्मत थी। शेंगजाओ ने अपनी बेटी की निराशा भरी बातें सुनी। उसने अपनी बेटी की आज़ादी खरीदने के लिए अपनी सारी बचत दे दी, लेकिन मैडम ने बिना हिचकिचाहट मना कर दिया। सीमेंट कोठे को ताओ रुओ की सबसे बड़ी वेश्या की जरूरत थी। अगर ताओ रुओ चली गई तो उसकी बेटी उसकी जगह ले लेगी। वो किसी भी होनहार टैलेंट को नहीं छोड़ेगा। भले ही शेंगजाओ ने पूरे देश में किसी बेहतर इंसान को ढूंढने का वादा किया, लेकिन मैडम अडिग रहीं। जब ताओ रुओ प्यास से मर गई तो शेंगजाओ ने चुपके से अपनी पोती के साथ भागने का फैसला किया, लेकिन मैडम ने पहले ही उसकी कोशिश का अंदाजा लगा लिया था और उससे निपटने के लिए आदमी भेज दिए थे। आजहू के कर्मचारियों ने उनके लिए भागने का मौका बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी पोती को बाहर नहीं ला सके। अभी भी जवान और खूबसूरत लड़की अपनी माँ और दादी की जगह सीमेंट कोठे की नई टॉप वेश्या बन जाएगी।